वैसे तो उत्तर प्रदेश अपने आप में कई मामलों में खास है। खास होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी अपनी अलग पहचान रखने में पीछे नहीं हटते हैं। जब यहाँ बात भौकाल और हनक की आती है तो यहाँ के लोगों के मन में सबसे पहले महंगी गाड़ियों का काफिला और दमदार हथियार ही आते हैं। यूपी में हथियार रखना भौकाल दिखाने का एक बड़ा माध्यम है। आमतौर पर यूपी के लोग हथियार रखने के बेहद शौकीन माने जाते हैं। खुशी के मौके पर हर्ष, फायरिंग या फिर कहीं रौब जमाने की बात हो, बिना हथियारों के यहाँ के अधिकतर लोगों को सब कुछ वीरान सा लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी के पास एक हथियार होता है तो किसी के पास एक से ज्यादा। तो आज इस कार्यक्रम में हम उत्तर प्रदेश के गन कल्चर के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आज इस मुद्दे पर चर्चा करने का मुख्य कारण क्या है। दरअसल बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए कहा कि आत्मरक्षा में पिस्टल से फायर लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश सुनील दत्त त्रिपाठी की याचिका पर दिया। याची सुनील दत्त त्रिपाठी के खिलाफ लखनऊ के गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर वादी और अन्य लोगों को जान से मारने की नियत से पिस्टल से गोली चलाई। हालांकि इस कथित फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद याची व अन्य के खिलाफ अन्य धाराओं के साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जमानत पर छूटने के बाद याची ने अपनी लाइसेंसी अमेरिकन ग्लॉक पिस्टल व 4 कारतूसों को अवमुक्त करने की अर्जी निचली अदालत में दाखिल की थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की, जिसके बाद केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 30 लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को अपराध घोषित करती है। इस मामले में लाइसेंस की किस शर्त का उल्लंघन हुआ, इसे निचली अदालत ने स्पष्ट नहीं किया। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर याची की पिस्टल व कारतूस तुरंत अवमुक्त करने का आदेश देकर निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। अब लौटते हैं आज की चर्चा पर। दरअसल भारत में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले हथियारों के लाइसेंस से संबंधित कानून ना के बराबर थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत भारत में पहली बार हथियारों के निर्माण, बिक्री और नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए थे। गांधी जी द्वारा 1918 में इस अधिनियम का विरोध भी किया गया था। हथियारों से जुड़े कानूनों पर मौजूदा समय में बात करें तो एक अधिनियम है जो हथियारों की परिभाषा से लेकर उनके रख रखाव और निर्माण के लिए बनाया गया था, जिसका नाम है शस्त्र अधिनियम 1959। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में हथियारों और गोला बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, आयात और निर्यात, परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करना है। हालांकि खिलाड़ियों और निशानेबाजों के लिए कुछ अलग नियम हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बंदूक से जुड़े नियमों के बारे में ही चर्चा करेंगे। अधिनियम 1959 के अंतर्गत ही भारत में बंदूक के लाइसेंस से जुड़े नियम भी शामिल है। इसके अनुसार भारत में बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इसी के साथ ही आवेदन करने से 5 वर्ष पूर्व आवेदक को हिंसा या नैतिकता से जुड़े किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो। साथ ही आवेदक की मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। हर वह व्यक्ति जिसके पास वैध कारण हो और जान का खतरा हो और कानून के मुताबिक पात्र हो, वो आत्मरक्षा हेतु लाइसेंस के लिए अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है। एक आवेदन प्राप्त होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच के बाद आवेदन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं, ये बात आपके आवेदन में लाइसेंस लेने के लिए बताए गए कारण और संबंधित जिले के जिलाधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि इस अधिनियम के अंतर्गत वे हथियार जो कोई भी हानिकारक तरल या फिर गैस छोड़ते हैं, या ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिए ट्रिगर दबाने की आवश्यकता होती है, वे इसकी श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर हथियारों की खरीद फरोख्त की बात की जाए तो किसी भी संस्था को ऐसी बंदूक को बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या कोई अन्य दृश्यमान मुहर या पहचान चिन्ह नहीं लगी हो। वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन भी किए गए थे, जिसके बाद एक व्यक्ति द्वारा खरीद की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर दी गई थी। लाइसेंस की वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इसी के साथ ही बिना लाइसेंस के बंदूकों की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर भी रोक लगाई गई। संशोधित अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिए
कम से कम 7 साल की कैद की सजा दी जा सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये तो बात हुई बंदूक के लाइसेंस और उससे जुड़े रख रखाव के नियमों की। अब बात करते हैं यूपी के बढ़ते गन कल्चर की। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वैध हथियारों में 35% से अधिक हथियार अकेले यूपी में हैं। यूपी में करीब 14 लाख लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है, जबकि देश भर में ये संख्या करीब 40 लाख से अधिक है। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। बात अगर यूपी की ही की जाए तो यूपी में सबसे अधिक हथियार लखनऊ में और सबसे कम भदोही में है। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, यूपी में बंदूक रखना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, फिर चाहे पुरुष हो या फिर महिलाएं, कोई भी इसमें पीछे नहीं है। यूपी में करीब 21,000 से अधिक महिलाओं ने शस्त्र लाइसेंस ले रखे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर को बढ़ावा देने में बुंदेलखंड और चंबल का इलाका काफी चर्चित है। यहाँ ददुआ और फूलन देवी जैसे बड़े डकैत अपने हथियारों के चलते हमेशा से ही चर्चा में थे। आज के समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो हथियारों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूपी के इस बढ़ते गन कल्चर के दौर में अवैध हथियारों की मांग और इनका निर्माण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के पूर्वांचल इलाकों से लेकर राजधानी लखनऊ तक बिहार की मुंगेर के अवैध असलहों का व्यापार अपने चरम सीमा पर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस द्वारा असलहों की अवैध फैक्ट्रियों पर लगातार चल रही कार्रवाई इस बात की गवाही देते हैं। उत्तर प्रदेश में कट्टा, अर्धी, छफेरा और तमंचों की अवैध रूप से बहुत डिमांड रहती है। कई बार यूपी में जब किसी मर्डर के खुलासे की बात होती है तो उसमें पुलिस स्वयं कहती नजर आती है कि घटना में अवैध असलहे का इस्तेमाल किया गया था। लगातार चल रही दबिश और खुलासों के बाद भी ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।